Welcome back to Just Revise. No lectures, just pure revision. Let's quickly solve the questions we left in the last video and then we will move forward with the new topic. First question. With reference to continental drift, consider the following statements. Continental drift theory was proposed by Alfred Wegener. The theory was later replaced by the plate tectonic theory. Both statements are correct. हमने कल पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी एंड येस इट वाज रिप्लेस्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. आपने पढ़ा होगा अपने लेक्चर्स में. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. टाइप ऑफ रॉक, फॉर्मेशन प्रोसेस. इग्नियस रॉक, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा एंड मैग्मा. करेक्ट, हमने ये पढ़ा था. सेडिमेंट्री रॉक, क्रिस्टलाइजेशन अंडर एक्सट्रीम प्रेशर. दिस इज़ रॉन्ग एज यू कैन रिकलेक्ट. ओके, हमने कल पढ़ा था. Metamorphic rock transformation under heat and pressure. This is correct. So answer would be B, 1 and 3. ठीक है. Which of the following best explains the term diatropism? The formation and movement of ocean current. इससे कोई लेना देना नहीं है. The chemical weathering of rocks through rainfall. I think so. इसे कुछ और कहते हैं. हमने पढ़ा है इसे भी. The deformation of Earth's crust due to tectonic force. The movement of wind-driven sand dunes over time. C answer है इसका. With reference to volcanic landforms, consider the following statements. Shield volcanoes are formed by high viscosity and gas-rich magma. Composite volcanoes are characterized by both explosive eruption and lava flows. Caldera formation is often the result of collapsed volcano chamber. ठीक है. Which of the statements given above are correct? देखो हमें पता है कि जो शील्ड वोल्केनो हैं वो हाई विस्कोसिटी से नहीं लो विस्कोसिटी से बनते हैं और बसाल्टिक लावा से बनते हैं. मैंने आपको बताया था शील्ड वोल्केनो, आगे मैंने लिखा अपने नोट्स में बेसिक लावा, है ना. तो ये तो इसका नहीं है आंसर, 1 तो नहीं होगा. देन कंपोजिट वोल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ एक्सप्लोसिव eruptions and lava flows. This is right. And third one is also right. Caldera formation is often the result of collapsed volcanic chamber. तो आंसर है B, 2 and 3. Consider the following process: river meandering, landslide, formation of block mountains, and sea wave erosion. Which of the following are exogenic processes? So what is exogenic process? Exogenic processes वो होते हैं जो external forces से होते हैं. ठीक है, जैसे weathering, erosion. ठीक है, तो river meandering उसमें आ जाएगा, landslide उसमें आ जाएगा, sea wave erosion इसमें आ जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन जो है वो होता है ड्यू टू फॉल्टिंग विच इज़ एंडोजेनिक प्रोसेस, है ना. तो इसमें 3 आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा 1, 2, 4, दैट इज़ ए. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ क्लाइमेटोलॉजी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट. देखिए, क्लाइमेटोलॉजी में फर्स्ट हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन. ठीक है. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्या होता है एटमॉस्फेयर में, ये पूछा जाता है. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर CO2 है, फिर नियॉन है, एंड सबसे लास्ट में हाइड्रोजन है. ठीक है. सो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, लोग आर्गन भूल जाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2 लर्न करते हैं. तो प्लीज़ रिमेंबर आर्गन भी होता है, मैंने इसे हाईलाइट भी कर रखा है. एज़ पर द ग्रेविटी गैस का अरेंजमेंट ऐसा होता है, जो सबसे ज़्यादा डेंस होती है वो नीचे आती है, दैट इज़ O2, CO2, N2, CH3, मीथेन, दैट इज़ मीथेन. फिर हैवी आती है, फिर सबसे लाइट आती है. लाइट कौन सी, हीलियम एंड हाइड्रोजन. ठीक है. एरोसॉल क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स इन एयर. जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एयर में, इन्हें कहते हैं एरोसॉल. ठीक है, जैसे पोल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं. अब इधर बात कर रखी है यूजेस ऑफ N2 या डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के बारे में, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है. N2 इज़ नाइट्रोजन. ठीक है, हमें पता है ये फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है. ये चिप्स में होता है, जो हमारा जंक फूड होता है उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है. ये O2 को कंट्रोल करता है. देखो, फायर अगर आपको लगानी है तो उसके लिए आपको O2 चाहिए ही चाहिए. विदाउट O2 देयर इज़ नो फायर. तो अगर मान लीजिए पूरा एटमॉस्फेयर में O2 बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फायर लग जाएगी. तो वी नीड टू कीप O2 इन कंट्रोल. टू कीप O2 इन कंट्रोल N2 इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है. राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एयर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. नाइट्रोजन का यहाँ पर भी यूज़ है. प्लांट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. ऑक्सीजन, जब प्लांट्स नहीं थे उससे पहले साइनोबैक्टीरिया थे जो हमें O2 दे रहे थे. ठीक है, वो हमें क्या मतलब O2 रिलीज़ कर रहे थे एनवायरनमेंट में. आर्गन रस्टिंग प्रिवेंट करता है टंगस्टन में.
बल्ब में जो ये अपना फिलामेंट होता है विच इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन, तो टंगस्टन रस्ट ना हो जाए इसलिए उसमें आर्गन होती है। तो जो बल्ब है उसके अंदर क्या होता है, आर्गन होता है। CO2 और मीथेन की बात हो रही है अब नेक्स्ट। ये देखो ये दोनों ना कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। CO2 एंड मीथेन इज CH3, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनता है तो इसमें हीट ट्रैप हो जाती है, ठीक है। और अगर CO2 नहीं होगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा तो हीट ट्रैप नहीं होगी, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा एंड देन इट विल बी सुपर कोल्ड। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर CO2 ज़्यादा ट्रैप होने लग जाएगी, लाइक CO2 में अगर ज़्यादा हीट ट्रैप होने लग जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाता है। तो एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ CO2 चाहिए होता है। अगर ज़्यादा होएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, कम होएगी तो सुपर कोल्ड हो जाएगा। तो CO2 इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, अर्थ की सन की रेडिएशंस आई यहाँ पर, ठीक है, और CO2 ने उसे कैप्चर कर ली जब, ठीक है, ये सन की रेडिएशंस आई अर्थ से फिर वापस आ रही है यहाँ पर, तो CO2 ने इसे कैप्चर कर लिया। तो सनलाइट जो है वो अर्थ को हीट कर देती है और अर्थ जो होता है फिर वापस वो रेडिएट करता है एटमॉस्फेयर में हीट को। तो ये सारा प्रोसेस रात तक ख़त्म हो जाता है, रात तक कूल डाउन हो जाता है हमारा अर्थ। अब जो CO2 है वो समर में कम होती है, ठीक है। क्यों कम होती है, देखो समर में क्या होता है ना, सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी ज़्यादा होती है। तो अगर फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होती है तो जो प्लांट है वो CO2 ज़्यादा लेंगे, और CO2 अगर वो ज़्यादा ले रहे तो एनवायरनमेंट में कम होएगी, सिंपल। तो अगर समर में CO2 हमारा ज़्यादा है तो विंटर में वो समर में CO2 प्लांट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हम CO2 अवेलेबल एनवायरनमेंट में कम होएगी, वेयर एज इन विंटर देयर इज़ लेस सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है, तो प्लांट विल टेक लेस ऑफ CO2, तो वो ज़्यादा होएगी विंटर में। डे एंड नाइट का भी ये सीन है, यह है कि नाइट में कोई लाइट नहीं होती तो कोई फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, तो प्लांट CO2 लेगा ही नहीं, तो CO2 ज़्यादा होती है नाइट में, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैंने से किया था कि विंटर में नाइट लंबी होती है, ठीक है। तो ये दो तो साथ में आ गए कि विंटर और नाइट एक साथ आ गए, ठीक है। और विंटर और नाइट में CO2 ज़्यादा होता है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो होता है, एक सेकेंड, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ये 0 डिग्री है इक्वेटर हमारा और ये पोल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो इसकी थिकनेस है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है और पोल्स पे सबसे कम होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इक्वेटर पे सन ज़्यादा है, डायरेक्टली आता है, तो सन डायरेक्टली आता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हीटअप होकर राइज करने लग जाते हैं, तो ये राइज करने लग जाते हैं तो ये ज़्यादा ट्रैवल कर पाते हैं। और पोल्स पे सन कम होता है तो वो मॉलिक्यूल्स इतने हीटअप नहीं होते, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते। इस वजह से जो थिकनेस है इसका ये एक्सप्लेनेशन है। जितने भी वेदर अकरेंस होती हैं, टर्बुलेंस एक्सेट्रा, वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। जो एरोप्लेन होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, फ्लाई करते हैं। इंसोलेशन क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं उसे कहते हैं इंसोलेशन, ठीक है। इंसोलेशन आ रही है, अब सन से आ रही है, इंसोलेशन आ रही है, तो जस्ट टू रिमेंबर SS इट इज़ शॉर्ट वेव्ड, ठीक है। तो जो सन से रेडिएशंस आती हैं वो शॉर्ट वेव होती है। अब जिनकी लेंथ छोटी होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो डिस्टेंस लंबा ट्रैवल कर लेते हैं। और इट कैन बी सीन थ्रू कर्टन एंड विंडो, जो हमें नहीं कर्टन से जो लाइट दिखती है सन की, दैट इज़ इंसुलेशन। अब होता क्या है, अर्थ की रेडिएशन निकलती है, सन आता है, उसकी रेज आती हैं तो अर्थ को हीट अप करती है, तो अर्थ भी हीट अप होने के बाद फिर वो खुद रिलीज़ करती है रेडिएशंस को, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से कहते हैं इसको। ये होती है लॉन्ग वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, कम ट्रैवल करती है, ठीक है, और कांट बी सीन, ये नहीं देखी जा सकती है। तो डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड इंसुलेशन इज़, ये शॉर्ट वेव है, ये लॉन्ग वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ये लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये कांट बी सीन, इट कैन बी सीन, ठीक है। अब ज़्यादा CO2 होगा तो ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ट्रैप होएगी, ठीक है। तो CO2, ये अर्थ सरफेस है, ये CO2 है, तो यहाँ मैक्सिमम हीट ट्रैप होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, CO2 होता है, एक तो ग्रेविटी के हिसाब से भी आपका जो पुल है गैसेस का टुवर्ड्स अर्थ होएगा ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस जो डेंसिटी है उनकी,
है ना, वो भी हैवी है, तो इसलिए वो नीचे ही रहती हैं। तो मैक्सिमम हीट ट्रैप इधर होता है, फिर मीडियम हीट ट्रैप, फिर लो हीट ट्रैप, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है, और लैटिट्यूड भी बढ़ता है। जैसे हम अर्थ में ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है। मतलब हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो कितना डिफरेंस होएगा टेम्परेचर में, 6.5 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर, ये हमारा कैंसर, ये हमारा कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अब 21 जून इंडिया में क्या होता है, इंडिया इज़ ऑन कैंसर की लाइन पे आता है। हमने पढ़ा भी था फर्स्ट लेक्चर में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास करता है। तो डू कमेंट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करता है, एज आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर। 21 जून कैंसर, मैक्सिमम हीट होती है हमारे यहाँ, मई जून जुलाई हमारे यहाँ पर गर्मी के महीने होते हैं, ठीक है। तो अब नॉर्थ में इसकी थिकनेस ज़्यादा है, वो तो मैंने आपको 0 डिग्री इक्वेटर और पोल के हिसाब से आपको थिकनेस बताई थी, ये बता रहे हैं नॉर्थ साउथ के हिसाब से। तो थिकनेस कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, जहाँ हीट ज़्यादा होगी। तो 21 जून नॉर्थ में ज़्यादा गर्मी होती है, तो थिकनेस यहाँ ज़्यादा होती है, नॉर्थ पोल साइड, लाइक हाफ ऑफ दिस, इसकी बात हो रही है ऊपर वाले एरिया की। और साउथ में थिकनेस कम होती है। वेयर एज 22 दिसंबर कैप्रिकॉर्न पे हीट ज़्यादा होएगी, तो साउथ में थिकनेस ज़्यादा होगी और नॉर्थ में थिकनेस कम होएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, लेस विंड, कम विंड है यहाँ पर, टर्बुलेंस कम है, तो एरोप्लेन यहीं फ्लाई करते हैं, एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये UVC को ब्लॉक करती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ UV रेज, A, B, C, तो ये UVC को ब्लॉक करती है। और ओजोन की यहाँ प्रेजेंस है स्ट्रेटोस्फेयर में। अब इधर हमने अभी क्या पढ़ा था कि हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा क्यों, वाई देयर इज़ रिवर्स थिंग। टेम्परेचर इसलिए बढ़ेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओजोन की प्रेजेंस है। ओजोन की यहाँ प्रेजेंस है तो उससे क्या होता है, वो UVC को ब्लॉक कर रही है। तो क्या होता है, जैसे ये ओजोन लेयर है, ये UVC को ब्लॉक कर रही है, तो ऑफकोर्स ब्लॉक करना मतलब क्या है कि यहाँ ट्रैप हो जाना उसका, तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। नाउ दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा इधर बता रही हूँ मैं, अभी आगे बताऊँगी मैं। इस साइड जाएंगे तो विजिबल है, विजिबल रेज के बारे में बात होती है, और इधर जाएंगे तो एक्सरे की बात हो रही है, और बीच में आती है UV रेज, ठीक है। UV में भी A, B, C होती है। यहाँ हार्मफुल रेज है, जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड जाएंगे। UVA रेज जो होती है वो C के फ्लोर तक जाती है, माइंड इट, C फ्लोर तक जाती है वो रेज। UVB जो है वो C के टॉप पे ही रहती है, यहीं तक ही पहुँच पाती है, और UVC जो है वो ओजोन में ही ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। आगे वो भी ट्रैवल कर सकती है पर ओजोन से वो ब्लॉक हो जाती है। नाउ अंडरस्टैंड, ओजोन क्या होता है, O से डिनोट करते हैं हम वो, ठीक है। O3 होता है ना ओजोन, ठीक है। तब होता क्या है, डे में क्या होता है, O2 ऑक्सीजन होती है, तो O2 के 2 मॉलिक्यूल से O+O, ठीक है। अब होता क्या है ना कि इसका एक O, ठीक है, और एक दूसरा ऑक्सीजन साथ में मिलके O3 बना देता है, ठीक है। अब जब ये O3 कंबाइंड हो जाता है ना, तो ये ओजोन बन जाता है और ये ब्लॉक करता है UVC को, ठीक है। हमें ओजोन की ज़रूरत है क्योंकि वो UVC को ब्लॉक कर रहा है। इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इफ़ इट इज़ टॉक्ड अबाउट कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओजोन नेगेटिव नहीं है अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो वी नीड ओजोन। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमने रेफ्रिजरेटर यूज़ करना स्टार्ट किया, AC यूज़ करना स्टार्ट किया, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलने लगे एंड अदर गैसेस ऑल्सो। तब हुआ क्या कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का Cl ये रहा। अभी जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, ये टूट रहा था, O+O में टूट रहा था और एक दूसरा O2 का मॉलिक्यूल बना के O3 बन रहा था ये आपस में। पर अब हुआ क्या कि ये O2, ये जो O है ये O2 से नहीं मिला, जबकि ये जाके किससे मिल गया, Cl के साथ जाके मिल के इसने बना दिया ClO, ठीक है। ClO बन गया, तो अब O3 बना ही नहीं, O3 बनेगा ही नहीं तो हीट ट्रैप करेगा ही नहीं, वो जो UVC की आ रही है, तो रेडिएशन ट्रैप होगी ही नहीं, तो वो नीचे आएगी, ठीक है। तो O3 नहीं बन रहा, दैट मीन्स ये यहाँ पर बना हुआ था पहले, ठीक है, और अब नहीं बन रहा है, लाइक धीरे धीरे इसकी फॉर्मेशन कम होती जा रही है, तो ये ओजोन होल कहलाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर इज दिस और इसके अंदर ओजोन है, ठीक है। अब ओजोन नहीं बन रहा तो स्ट्रेटोस्फेयर कम होता जा रहा है, ठीक है। वी नीड स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो हमें UVC से बचा रहा है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर ओजोन जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो एक पॉल्यूटेंट होता है, दैट इज़ बैड ओजोन विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। अब क्या होता है ना कि पॉज वाली सिचुएशन भी आती है कि देखो एक टाइम आता है आफ्टर ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर कि आपकी हाइट तो बढ़ रही है लेकिन जो आपकी बाकी सारी चीज़ें वो कांस्टेंट हो जाती है, लाइक नो चेंज इन टेम्परेचर एक्सेट्रा एंड एनीथिंग।
तो उसको कहते हैं पॉज। तो ट्रोपोपॉज आता है जिसमें हाइट तो बढ़ती है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एरोप्लेन इस पर भी फ्लाई कर सकते हैं, टेम्परेचर इसमें सेम रहता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रोपोस्फेयर मैंने बनाया है इसकी जो थिकनेस है, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम है, तो यहाँ काफ़ी कम टेम्परेचर है, सुपर लेस टेम्परेचर। और वेरस इधर जो पोल का ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, उसकी थिकनेस कम है, तो यहाँ पर कंपेरेटिवली टू इधर का टेम्परेचर इधर लेस होएगा। गेटिंग मी? है यहाँ पर भी कम, पर कंपेयर टू दिस इक्वेटर वाला थोड़ा सा कम है। मीजोस्फेयर, इसकी दो चीज़ें हमें याद रखनी है। एक की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होता है, दूसरा कि यहाँ मिटियोर आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना, यहाँ कोई गैस होती ही नहीं है, धीरे धीरे गैसेस खत्म होने लग जाती है, क्योंकि हैवी वाली नीचे सेटल हो गई, हल्की वाली ऊपर चली गई, तो ये बीच के एरिया में तो नहीं होंगी ना। तो ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है, कोल्डेस्ट लेयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई गैस या मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि अगर गैस या मॉलिक्यूल होते तो उसके जो बॉन्ड है उसके अंदर हीट ट्रैप होती, पर यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पर वेरी लेस ट्रैप। अब हम बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते ना कि बिल्कुल भी गैस नहीं होती है, तो वेरी लेस हीट ट्रैप होता है। एस्ट्रॉइड क्या होता है? देखो एस्ट्रॉइड एक रॉकी बॉडी होती है, प्लैनेट से छोटी होती है, और ये भी सन के आसपास घूमती है, प्लैनेट भी आसपास घूमता है सन के, ठीक है। तो जब एस्ट्रॉइड का एक छोटा सा हिस्सा निकलता है, दैट इज़ मिटेरॉइड, ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड कहते हैं। अब मिटेरॉइड जब निकल चुका है तो मिटियोर बन जाता है, और वो जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो वो अर्थ की तरफ मूव करने लगता है, या टूवर्ड्स एनी अदर प्लैनेट वो मूव करने लगता है, उसके ग्रेविटी के जोन में मूव करने लग जाता है। तो अब वो ये अर्थ है, ठीक है, ये मिटियोर वहाँ से आ रहा है, तो अर्थ की अपनी गैसेस भी हैं ऊपर जा रही हैं, तो ये दोनों आपस में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फायर लग जाती है, ठीक है। फायर लग जाती है तब या तो वो पूरा बर्न हो जाएगा जो हवा में ही ख़त्म हो जाएगा, या तो वो अर्थ पे पहुंचेगा। ख़त्म हो गया तो वी हैव, उसका कोई हमें मतलब ही नहीं उससे। अब बच गया तो वो आके गिरता है अर्थ पे, जिसे हम मिटेरॉइड कहते हैं, ठीक है। इतना ही था। फिर कॉमेट क्या होता है? ये सन की तरफ मूव करता है, लेकिन ये सारे तो अर्थ की तरफ आते हैं, ये सन की तरफ मूव करता है, इसे कॉमेट कहते हैं। इसकी टेल होती है, जो गैसेस होती हैं इसके अंदर, आप गूगल करिएगा बहुत अच्छी पिक्चर दिख जाएगी आपको इसकी। ये सन के अराउंड ही ऑर्बिट करता है, और लेकिन ये सन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। देन इट इज़ आइनोस्फेयर, जिसे हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। इसमें भी हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर गैस नहीं है, ठीक है, लेस गैस है, लेस मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स नहीं तो क्या है? एटम होंगे। तो जब सन रेज इन एटम्स पे पड़ती हैं तो जो एटम होता है वो रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रिलीज़ करता है, साथ में हीट भी रिलीज़ होती है, तो हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये जो आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर वाली लेयर है, ये रेडियो कम्युनिकेशन इन सब के लिए यूज़ की जाती है। रेडियो में ऑडियो का काम होता है, सैटेलाइट में ऑडियो प्लस वीडियो का काम होता है। इनमें भी लेयर्स होती हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस होती हैं उसे डी लेयर कहते हैं। देखो जैसे ये बना हुआ है, एल रीड्रॉ इट, देखो ये अर्थ की ये हमने लेयर्स बना रखी है ना। अब देखो जो सबसे छोटा होता है, शॉर्ट डिस्टेंसेस डी लेयर, यहाँ से जाएगी, यहाँ रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, ये होती है डी लेयर। तो देखो डी लेयर ने सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर किया है। देन इट इज़ ई लेयर, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, एंड देन इट इज़ एफ लेयर, तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो जो आ सकता है डी ई एफ लेयर किससे रिलेटेड है? तो आइनोस्फेयर से रिलेटेड है वो। देन इट इज़ एग्जॉस्फेयर, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर में। ये स्पेस और एटमॉस्फेयर को कनेक्ट करती है। अब क्योंकि ये एटमॉस्फेयर और स्पेस को कनेक्ट करती है तो ये जो है ये नियरेस्ट है स्पेस के, तो हम यहीं पर ही सैटेलाइट और अपने इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद तो फिर सनी है तो टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। और इधर जो एटम प्रेजेंट है, गैस नहीं होगी रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि इतनी हल्का तो क्या ही, फिर एटम ही बचता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स यहाँ प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो सबसे लाइट होते हैं, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज समराइज्ड इनटू दिस डायग्राम, ठीक है। ये पोल, इक्वेटर, पोल, ये ट्रोपोपॉज की मैंने लाइन बना दी, ठीक है। इसमें हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। यहाँ थिक है ये, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, और ये थिन है, ठीक है। फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, इसमें ओजोन आ गई, एरोप्लेन या ट्रैवल कर सकते हो, मीटेरॉइड का भी यही हमने डिस्कशन किया था, ठीक है।
उसके बाद देखो अच्छा स्ट्रेटोस्फीयर का अगर आप डायग्राम से देखो तो इसके जो पोल्स हैं वो थिक है कंपेयर टू पोल्स इसके थिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेसोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोपॉज हो गया, फिर मेसोस्फीयर में हमने पढ़ा मेटेओन बर्न होता है, फिर कोल्डेस्ट होता है। मेटेओराइट आके गिरता है तो लाइक इस हिसाब से इसको यहाँ लिखा है, मेटेओर बर्न होता है, ये कोल्डेस्ट होती है, ठीक है। फिर मेसोपॉज आ गया, फिर आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर आ गया। इसमें रेडियो को हमने पढ़ा DE F1 F2। फिर एग्जोस्फीयर में हमने सैटेलाइट और इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम पढ़ा। अब देखो यहाँ तक तो सारे गैसेस हैं ही हमारे पास, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने इसे कह दिया होमोस्फेयर क्योंकि यहाँ गैसेस अवेलेबल है। इसे हेट्रोस्फेयर किया क्योंकि यहाँ पर आयंस अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमने इसकी क्लासिफिकेशन कर दी मेसोपॉज के बाद। अब मेसोपॉज के यहीं पर आती है कार्बन लाइन जो 100 किलोमीटर की होती है, ठीक है। 100 किलोमीटर के ऊपर होती है, लाइक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है, कार्बन लाइन। ये जो होती है ये सैटेलाइट लॉन्चिंग के हिसाब से यूज़ की जाती है। इसको जो स्पेस एजेंसीज़ हैं यहाँ तक इसे एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं, उसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं कंसिडर करते, ठीक है। अभी ग्राफ देखिए आप, ये है टेम्परेचर के हिसाब से जो भी अपन ने पढ़ा। देखो जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो हाइट के हिसाब से टेम्परेचर कम हो तो ये टेम्परेचर कम की साइड जा रही है, टेम्परेचर कम का है, और ये टेम्परेचर ज़्यादा का है, ये हाइट का। तो कम हुआ, फिर ट्रोपोपॉज आया, फिर उसके बाद फिर से बढ़ता है ना, ओजोन की वजह से टेम्परेचर, तो ये फिर इधर गए, ठीक है, बढ़िया टेम्परेचर। फिर पॉज, फिर मेसोस्फीयर में फिर कम होता है क्योंकि यहाँ आयंस आ जाते हैं, इतना हेल्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब लाइक मॉलिक्यूल्स प्रॉपर नहीं होते टू होल्ड द टेम्परेचर, टू होल्ड द हीट। फिर आता है वापस पॉज, फिर उसके बाद आता है लास्ट में आइनोस्फीयर और एग्जॉस्फीयर। इसमें तो फिर वही है कि आप सन की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। वाटर वेपर जो होता है उसकी प्रेजेंस कम हो जाती है जैसे हाइट बढ़ती है और जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है, ठीक है। ये वाली बात जो है ये आपको आगे चल के पता चलेगी कि सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन, इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये NCERT में है कि जब अर्थ फार्देस्ट होता है सन से, ठीक है, 4 जुलाई को होता है, और इस पोजीशन को कहते हैं एफिलियन, ठीक है। और जब पास होता है उसे कहते हैं पेरीहिलियन, ठीक है, 3 जनवरी को। मैंने इसको ऐसे याद करने के लिए किया है कि 3 जनवरी इस न्यू ईयर का टाइम पे लोग आसपास ही होते हैं, ठीक है, पास होते हैं, पी तो पेरीहिलियन और 3 जन, और नियरेस्ट टू अर्थ इज नियरेस्ट टू सन। अब देखो इंसोलेशन क्या होता है, हीट मतलब सन रेज ज़्यादा आ रही है, रेडिएशन ज़्यादा आ रही है सन से, तो कब ज़्यादा होगा, विच इज़ वेरी बेसिक कि नियरेस्ट है 3 जन को, तो इंसुलेशन सबसे ज़्यादा 3 जन को आता है कंपेयर टू 4 जुलाई। डोंट थिंक कि 4 जुलाई तो समर सीज़न होता है, ये विंटर सीज़न होता है तो इंसुलेशन इस टाइम ज़्यादा होगा, नहीं। इधर ये फैक्टर लगेगा कि अर्थ अगर सन के सबसे ज़्यादा पास में है तब आपको रेडिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो 3 जन इंसुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। ब्लू स्काई क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, बेसिक, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10th। अब लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। वेवलेंथ, अब देखो इसमें सारे पहले निमोनिक देख लेते हैं। YXUV इज़ मोस्ट रेटेड कार, ठीक है, ये निमोनिक है। अब इसके हम देख लेते हैं, C से कॉस्मिक, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। गामा का सिंबल यही होता है, ठीक है। रेडियो होती है वो ब्रॉडकास्ट के लिए, टीवी के लिए यूज़ होती है, ये वेव्स। उसके बाद रेज, उसके बाद माइक्रो का है कुकिंग के लिए, टेलीफोन सिग्नल्स के लिए यूज़ की जाती है। इंफ्रारेड ये हीट से आती है, ठीक है, सॉरी हीट फ्रॉम द सन, ठीक है, आई एम सो सॉरी। विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट, ये स्किन ऑब्जर्व कर लेती है, UV रेज, ठीक है, और ये हमारे जो घर की लाइट्स हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स उसमें ये यूज़ की जाती हैं। एक्सरे एंड देन गामा, गामा इज़ यूज टू किल कैंसर, ठीक है। मैक्सिमम इंसुलेशन कब होएगा, जब क्लाउड लीस्ट होंगे, वेरी बेसिक। अगर क्लाउड नहीं होंगे तो मतलब कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, पूरी रेज हमारे पर आ सकती है, तो मैक्सिमम इंसुलेशन तभी होता है। इंसुलेशन लैंड पे ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओशन, विच इज़ वेरी बेसिक, क्योंकि पानी को गर्म होने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत बड़ा ओशन है, ठीक है। वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ कन्वेक्शन, मतलब जो सन तो आ गया, उसने अपनी हीट यहाँ दे दी, उसने रेज दे दी, अब अर्थ गर्म होता है और फिर वो रेडिएट करता है, तो वो ऐसे रेडिएट करता है ना, ट्रोपोस्फेयर तक उसकी जाती हैं सारी रेज, तो वर्टिकल हीटिंग को कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की गर्म होकर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर हवा में जा रहे हैं क्योंकि वो लाइट हो गए हैं, वेट उसमें नहीं रहा। हॉरिजॉन्टल हीटिंग को कहते हैं एडवेक्शन, मतलब यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल हीटिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल है, गर्म मेटल है, और ये ठंडा वाला मेटल है, लाइक इसका टेम्परेचर कम है, तो अगर यहाँ से यहाँ हीट पास हो रही है तो उसे कहते हैं एडवेक्शन।
वही बात बोली, कंडक्शन क्या होता है, एक हॉट से कोल्ड में टेम्परेचर का पास होना और फिर थोड़े टाइम बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे टेम्परेचर में, इसे कंडक्शन कहते हैं। ट्राइन्यूअल मतलब डे एंड नाइट होता है। देखिए माउंटेन्स होते हैं ना, उनके ऊपर स्नो कवर होती है, ठीक है, तो अब जब इन पे सनलाइट आती है ना तो वो एब्जॉर्ब भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है वापस, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसे कहते हैं एल्बिडो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेडिएशंस इज कॉल्ड एल्बिडो एंड एल्बिडो ऑफ अर्थ इज़ मोर देन द एल्बिडो ऑफ मरकरी। क्यों? क्योंकि मरकरी क्या ज़्यादा रॉकी है, उसके ऊपर कोई स्नो वो नहीं है, डार्क है, ठीक है, तो अर्थ का एल्बिडो ऑफकोर्स ज़्यादा होगा मरकरी के कंपैरिजन में। दैट्स फॉर लेक्चर नंबर 3 एंड अभी हम PYQs देख लेते हैं कि टॉपिक्स क्या हैं एंड वी विल बी सॉल्विंग देम इन द नेक्स्ट वीडियो। अर्थ एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, इंसुलेशन की बात हो रही है, इंफ्रारेड रेज की बात हो रही है, इसमें वी कैन डू इट। पूरा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के वील सॉल्व टुगेदर। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है इसमें। Which of the following layers of atmosphere is characterized by the decrease in temperature with altitude and contains the majority of Earth's weather system? ठीक है। Which of the following electromagnetic wave has the longest wavelength? ठीक है, यहाँ मैंने पढ़ाया भी है। देखो यहाँ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी घट रही है, ठीक है। We can solve it easily. Arrange the electromagnetic waves in order of increasing frequency. Okay, so that's it for this video. Hope you have learned something out of this and we'll meet in next video. Till then, just revise. Thank you.